यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है वायुमंडल का घटक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वायुमंडल के जो घटक कौन कौन से हैं भाई, गैसेस है, वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारी गैसेस हैं मतलब, और इसके अलावा जो वाटर वेपर्स हो गया और डस्ट पार्टिकल, ये सारे जो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है भाई। तो इसमें जो गैसेस के बारे में मुख्य रूप से कौन कौन से जो गैसेस हैं वायुमंडल में होती है भाई, मुख्य रूप से जो मुख्य जो गैस है वो नाइट्रोजन है। 78.2% आपकी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ये। तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन जो है 78.2% पाई जाती है। एक प्रकार की इनर्ट या अक्रिय गैस आपकी ये है जो अन्य गैसों के साथ क्रिया नहीं करती है। और दोस्तों, नाइट्रोजन जो गैस है वो कंट्रोल फायर, आग को जो है नियंत्रित जो आपकी ये करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो नाइट्रोजन जो गैस है यहाँ पे सान भरने के लिए भी आपकी प्रयोग होती है। नाइट्रोजन इज़ यूज एज फिल्टर, ठीक है। तो सथान भरने के लिए इसका जो है प्रयोग होता है नाइट्रोजन गैस का। इसके अलावा जो ये हमें वायु दाब का अनुभव कराती है। तो कौन सी गैस हमें वायु दाब का जो है एयर प्रेशर है, जो एयर के द्वारा जो प्रेशर लगता है, वायु के द्वारा जो दाब लगता है, उसका जो अनुभव हमें कौन सी गैस कराती है, तो नाइट्रोजन गैस ही हमें करवाती है। इसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन है 20.9% अप्रोक्स यहाँ पे पाई जाती है। 21% हम कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो है 20.9% पाई जाती है, फॉर्म बाय फोटोसिंथेसिस, और ये प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया के द्वारा आपकी बनी थी भाई, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन इज़ कोल्ड गैस ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे जीवन रक्षक गैस इसको कहा जाता है क्योंकि ये श्वसन क्रिया में भाग लेती है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे इन्वायरमेंट से लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सकें। और जो ऑक्सीजन है वो जीवन रक्षक गैस होती है, ठीक है। और दोस्तों, जीवन रक्षक गैस है क्योंकि यह रेस्पिरेशन प्रोसेस में भाग लेती है और जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी, हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन जो गैस है वो आपके दहन के लिए भी आवश्यक है, ठीक है, नेसेसरी फॉर कम्बस्टन। तो कम्बस्टन जो है दहन, आग जलने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है भाई। अगर आपकी ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन नहीं है तो भाई आग आपकी जो है नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से जो दहन के लिए भी आपकी आवश्यक होती है। और ये जो है किसके द्वारा बनी थी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा आपकी बनी। दूसरा यहाँ पे जो आर्गन जो गैस है दोस्तों, वो भी आपकी एक इनर्ट गैस है और 0.94% जो है आपकी ये पाई जाती है आर्गन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ओरिजिनेटेड बाय वोल्केनिज्म। आप सभी ने पिछली क्लास में देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है हमारी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो आपकी उत्पन्न हुई थी और फर्स्ट ऑन अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ये आपकी उत्पन्न हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सर्वप्रथम ज्वालामुखी क्रिया द्वारा वायुमंडल में आपकी ये आई और इसके जो अमाउंट है हमारे वायुमंडल में 0.03% है दोस्तों। और नेसेसरी जो आग बुझाने के लिए आपकी जो यूज होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में भी आपकी ये भाग लेती है। आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और बदले में हमें जो है ऑक्सीजन देती है। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी भाग लेती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आग बुझाने के लिए आपकी ज़रूरी होती है यह हैवीएस्ट गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की सबसे भारी गैस है वो कौन सी है भाई, तो वायुमंडल की सबसे जो भारी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हैवीएस्ट गैस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की हैवीएस्ट जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड वर्क एज ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस की तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी काम करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है भाई, ठीक है। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई ये ग्रीन हाउस, यहाँ पे ये हाउसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे सन के द्वारा जो रे पड़ रही है, तो इस प्रकार से ये लेयर बन रही है, लेयर ऑफ हैवी गैसेस। और इसी वजह से यहाँ पे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्रीन हाउस जो गैस है वो आपकी जो है कौन कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस आपकी है। तो ग्रीन हाउस यहाँ पे दोस्तों डे टाइम आपने देखा होगा कि सन की जो लाइट है वो हाउसेस पे पड़ती है, मतलब जो जितने हाउस है या फिर अर्थ पर पड़ेगी तो भाई क्या होगा भाई, टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ आपका होगा।
तो दिन में आपका सूर्य की जो रोशनी यहाँ पे हमारी पृथ्वी पर पड़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। सोलर रेडिएशन के जो है कारण टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। तो जो सोलर रेडिएशन होती है, जो सूर्य की जो किरणें होती है भाई, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन आपकी होती हैं, जिनको हम लघु तरंगीय विकिरण कहते हैं। तो सूर्य की जो रेडिएशन होती है, सोलर जो रेडिएशन होती है, वह कौन सी रेडिएशन होती है? शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंगीय विकिरण। जब अर्थ एनर्जी रिलीज़ करती है तो इसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या फिर कहेंगे भाई पार्थिव विकिरण कहा जाता है। हमारी जो पृथ्वी जो एनर्जी है वो रिलीज़ करती है अंदर से भाई, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव जो है विकिरण कहा जाता है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन में जो एनर्जी क्या होती है भाई, इमिट होती है। ठीक है, इमिट होती है। यह जो लॉन्ग वेव रेडिएशन आपकी है, ठीक है, तो सोलर वाली तो आपका क्या है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, जबकि आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग जो है विकिरण आपकी होती है। ये टेम्परेचर को किसका काम करती है भाई? डिक्रीज़ करने का काम करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सोलर जो आपकी रेडिएशन है वो तो क्या कर रही है भाई, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का काम कर रही है, जबकि यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो क्या करती है भाई, टेम्परेचर को जो है डिक्रीज़ करने का काम करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेयर ऑफ हैवी जो गैसेस, भारी गैसों की परत बन जाती है, जिससे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो गैस है इसमें क्या होता है भाई, लेयर जो हैवी जो भारी जो गैसेस होती हैं उनकी परत बन जाती है, और जिससे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस अपोज किसका करती है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो आपकी होती है भाई, जो हमारे अर्थ से इमिट होती है, पार्थिव विकिरण, तो उसका अपोज कौन करती है भाई? ये हैवी गैसेस करती हैं। ठीक है, ये हैवी गैसेस उसका अपोज करती है। तो हैवी गैसेस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का अपोज करती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस पार्थिव विकिरणों का विरोध करती है। इससे क्या होगा, जब ग्रीन हाउस गैस इन पार्थिव विकिरणों का विरोध करेंगी भाई, जो अर्थ से जो है इमिट होती है पार्थिव विकिरण, तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग आपका जो है होगा, विश्व तापन आपका होगा। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा भाई, हमारे जितने भी ग्लेशियर वगैरह हैं वो पिघल जाएंगे एक प्रकार से। जब वो पिघलेंगे तो जो समुद्र का जो लेवल है वो आपका पानी मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे भाई बाढ़ यहाँ पे अस्त व्यस्त यहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये रिस्पॉन्सिबल है भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है, पार्थिव जो विकिरण है उसका विरोध करती है, जिस कारण वजह से जो है भाई क्या होगा भाई, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्रीन हाउसेस गैसेस में कौन कौन से जो है गैसेस मुख्य रूप से आती है, तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस जो गैस में दोस्तों आपकी वाटर वेपर आती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपकी ये है। ठीक है, सेकंड पे जो आपका वाटर वेपर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन जो है, ये सारी की सारी दोस्तों आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। कई बार आ जाता है कि भाई वाटर वेपर ग्रीन हाउस है या नहीं, तो बताओ। तो भाई वाटर वेपर जो है ग्रीन हाउस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से भी जो है ज़्यादा यहाँ पे जो ग्रीन हाउस का जो गैस का भूमिका निभा रही है वो वाटर वेपर होती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो है वाटर वेपर सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में आपकी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, यह पार्थिव विकिरण का विरोध करती है। आपने देखा कि जो जितनी भी ग्रीन हाउस गैस है वो क्या करती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ से निकलती है भाई, पार्थिव विकिरण, उनका विरोध करती है। जब विरोध करेंगे ये, तो भाई क्या होगा, टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इट अपोज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी दोस्तों यहाँ पे। तो वाटर वेपर की बात करें, जिनको हम जल वाष्प से हिंदू में बोलते हैं, तो दोस्तों फॉर्म बाई एवापोरेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा आपके ये उत्पन्न होते हैं भाई वाटर वेपर्स। सभी जानते हैं भाई वाटर के जो वेपर होते हैं छोटे छोटे, तो ये वेपर किसके द्वारा जो है, किस प्रोसेस से बनते हैं? एवापोरेशन जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा आपका ये बनते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट की बात करें दोस्तों, वाटर वेपर यहाँ पे जो इक्वेटर पे जो है आपका 3 से 4% अमाउंट होता है। ठीक है, इक्वेटर जो हमारी विषुवत जो रेखा, उसके अलावा जो पोल्स हैं उन पे जो वाटर वेपर्स यहाँ पे 1 से 2% आपका होता है। तो जो वाटर वेपर है इसको पृथ्वी का कंबल जो है कहा जाता है भाई, ब्लैंकेट ऑन अर्थ, अर्थ पे जो एक प्रकार से ब्लैंकेट जो है का काम ये करता है। ठीक है, तो पृथ्वी का ब्लैंकेट या जो है ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो कंबल किसे कहा जाता है भाई, वाटर वेपर्स को कहा जाता है, जल वाष्प को कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार से लेयर बना लेता है। और जो पृथ्वी से निकलने वाली जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, पार्थिव विकिरण, उनका जो है अपोज करता है।
तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये जो भाई ग्रीन हाउस गैस में जो आपका सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में आपका वाटर वेपर होता है। तो वाटर वेपर वर्क्स एज ग्लास प्लेट, एक प्रकार से ग्लास की प्लेट की तरह ये काम करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो वाटर है और इसमें जो वाटर के जो वेपर्स हैं, ये आपकी जो प्लेट जो एक प्रकार की जो बन रही है कांच की जो है प्लेट की तरह ये काम करता है। तो एक प्रकार का बैरियर या ब्लैंकेट कंबल का जो है ये काम करता है, ठीक है। तो और जो पार्थिव जो विकिरण है उनको रोकने का यहाँ पे काम करता है। तो हमने देखा दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से अर्थ पर से लगातार आपकी एनर्जी इमिट हो रही है। तो हम ठीक है, तो हमारा जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण से क्या हो रहा है कि भाई जो हमारी पृथ्वी है उस पर लगातार जो है एनर्जी आपकी इमिट हो रही है, ठीक है। बट वाटर वेपर तो एनर्जी को बाहर नहीं देने जा रहे, लेकिन जो ये वाटर वेपर एक ब्लैंकेट एक कंबल का जो है काम कर लेते हैं हमारे वायुमंडल में। तो इस एनर्जी को जो है जो भाई अर्थ से निकल रही है उसको बाहर जो है ये वाटर वेपर जो है जाने नहीं देते, ठीक है। एक प्रकार से कांच की प्लेट की तरह ये काम करते हैं, उसको रोक लेते हैं और जिससे क्या होता है भाई दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस की तरह ये काम करना शुरू कर देता है वाटर वेपर, ठीक है। जिससे हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो हमने देखा कि प्रेजेंटली इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोल्यूशन ज़्यादा है तो वाटर वेपर अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा, ना कि डिक्रीज़, ठीक है। तो वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है, ये दोस्तों हमने देखा। दूसरा यहाँ पे वाटर वेपर की अमाउंट इक्वेटर पर ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बट पोल्स पर जो है कम आपके वाटर वेपर होते हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। तो जहाँ पे टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा वहीं पे ही जो है आपका ये भाई ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, जहाँ पे जो है कम होगा वहाँ पे ये कम अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर कंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल। जब दोस्तों आपके वाटर वेपर संघनित होते हैं तो वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो भाई वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वाटर वेपर जब संघनित होते हैं, कंडेंस होते हैं, ठीक है, तो कंडेंसेशन के प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे हमारी रेनफॉल होती है, ठीक है। तो वाटर वेपर जब कंडेंसेशन यहाँ पे संघनित होंगे तो वर्षा आपकी होती है। तो ये सारे जो है हमने दोस्तों देखे वाटर वेपर का जो रोल। नेक्स्ट यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल का क्या रोल है हमारे एनवायरनमेंट में, तो धूल कण हमारे वायुमंडल में होते हैं, इन्हें जो है हाइग्रोस्कोपिक सेंटर या फिर आर्द्रताग्राही केंद्र कहा जाता है। तो हाइग्रोस्कोपिक सेंटर जो है भाई धूल कणों को कहा जाता है हमारे वायुमंडल में। आर्द्रताग्राही जो है केंद्र, आर्द्रता को ग्रहण करने वाला जो आपका ये पॉइंट होता है भाई, तो हाइग्रोस्कोपिक सेंटर जो है इसे कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जो जैसे ये आपका जो है डस्ट पार्टिकल है और यहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं, तो इन सभी वाटर वेपर्स को ये डस्ट पार्टिकल क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल इन सभी वाटर वेपर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो फिर वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर वाटर वेपर्स जो आपके क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रकार, और जब आपका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तो ये वाटर वेपर में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई डस्ट पार्टिकल किस में हो जाते हैं, वाटर वेपर में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं जब टेम्परेचर आपका कम होता है। टेम्परेचर जब डाउन होता है तो वाटर वेपर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर डाउन देन वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू ड्रॉप्स। और दोस्तों जब टेम्परेचर जो आपका डाउन होता है तो जो यही जो वाटर वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, ड्रॉप्स में, जो बूंदों में जो आपका कम होता है। तो ताप कम होगा तो जो वाष्प है वो बूंदों में जो है चेंज हो जाएगा और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, संघनन की क्रिया कहते हैं। और जैसे ही दोस्तों संघनन होता है तो तुरंत आपका क्लाउड जो है जेनेसिस, बादलों का जो है निर्माण हो जाता है। तो जितने भी वाटर वेपर्स के पार्टिकल हैं उनको डस्ट पार्टिकल एक जगह कलेक्ट करता है, कंडेंसेशन करता है और उसके बाद बादल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार बादल का निर्माण होता है दोस्तों। अगर एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल नहीं होते तो हाइग्रोस्कोपिक सेंटर नहीं बनता और टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता और यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन भी आपका नहीं हो पाता। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्लाउड का फॉर्मेशन आपका किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट पार्टिकल आपके होते हैं जिसमें हाइग्रोस्कोपिक जो है सेंटर पाया जाता है, जो भाई अट्रैक्ट करते हैं अपने आसपास के जो वाटर वेपर्स को, ठीक है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये आपका ड्रॉप्स में बदलता है, यहाँ पे जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब डस्ट पार्टिकल पर सनलाइट पड़ती है तो ये प्रकाश का स्कैटरिंग जो है, प्रकीर्णन भी आपके करते हैं। तो इन्हीं जो डस्ट पार्टिकल पर जब आपकी लाइट पड़ती है तभी जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है दोस्तों आपका होता है,
ठीक है। आपने इंद्रधनुष भी आपने देखा होगा भाई, ठीक है। तो जस्ट जो अपोजिट जो है साइड में आपका बनता है इंद्रधनुष, जिस तरफ आपका सन होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का विभाजन की बात करें तो दोस्तों तापमान में परिवर्तन के आधार पर हम विभाजन कर सकते हैं और गैसों की मात्रा में परिवर्तन के आधार पर हम कर सकते हैं। तो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के आधार पर जो है परिवर्तन, इसमें हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में चेंज आपका जो आता है और इससे हम लैप्स रेट जो है ह्रास दर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हाइट के अकॉर्डिंग जो चेंजमेंट आता है टेम्परेचर में उसे हम लैप्स रेट, ह्रास दर हम कहते हैं। तो हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में चेंज के आधार पर एटमॉस्फेयर को हम डिवाइड कर सकते हैं भाई, कितने जो है भागों में, के 5 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हाइट के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर में भाई चेंज आता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर में चेंज आता जाता है भाई। कभी टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज़ होगा, कभी डिक्रीज़, कभी इंक्रीज़। तो इस प्रकार से जो चेंज आएगा टेम्परेचर में, ठीक है। तो हाइट पे जब हम ऊपर जाएंगे तो उस आधार पर एटमॉस्फेयर, हमारा जो वायुमंडल है, उसको हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 5 भाग दोस्तों हमारे कौन से हैं? सबसे पहला आपका ट्रोपोस्फेयर है, जो आपका सबसे निचला स्तर है। फिर उसके बाद में उससे ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर उसके बाद में मीजोस्फेयर है, फिर आपका आइनोस्फेयर एंड देन आपका एक्सोस्फेयर है। इन सभी स्फेयर को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर आप सभी जानते हैं, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल, यहाँ पे टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेयर है दोस्तों, समताप मंडल, यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या होगा भाई, इंक्रीज़ होगा। मीजोस्फेयर है, उसमें भी आपका टेम्परेचर जो है क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो 2 जगह आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है भाई, ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर में। बाकी स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इनमें टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, मीजोस्फेयर है उसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, स्ट्रेटोस्फेयर जो आपका समताप मंडल में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे आइनोस्फेयर में भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे एक्सोस्फेयर में भी टेम्परेचर इंक्रीज़। तो गैसों में जो चेंज जो आ रहा है उसको एक तो हम होमोस्फेयर, समताप मंडल, दूसरे को हेट्रो जो है स्फेयर, विषम मंडल। तो एक को जो हम सम मंडल, दूसरे को हम क्या कहेंगे भाई, विषम मंडल। तो इस प्रकार से होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर, ये जो है 2 चेंज यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इन आइनोजोस्फेयर एंड जो एक्सोस्फेयर है, दोनों में टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होता है। तो इसी वजह से इनको थर्मोस्फेयर कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा जो आइनोस्फेयर और जो एक्सोस्फेयर है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है दोनों में। तो आइनोस्फेयर जो एक्सोस्फेयर है उसको क्या कहा जाता है, थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे थर्मोताप मंडल वहाँ पे होगा, थर्मोस्फेयर उसको कहा जाएगा। तो गैसों की मात्रा में परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल का विभाजन निकोलेट ने दिया था। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, निकोलेट है, उसने गैसों में परिवर्तन के आधार पर जो है वायुमंडल का विभाजन इन्होंने किया। तो तापमान में परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल का विभाजन डी बोर नेपियर ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे गैसों की मात्रा के परिवर्तन के आधार पर तो वायुमंडल का विभाजन किसने दिया था, निकोलेट ने दिया था। जबकि दूसरों यहाँ पे जो पॉइंट है, तापमान में परिवर्तन के आधार पर, टेम्परेचर में परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल का विभाजन दोस्तों किसने किया था या किसने दिया था, तो ये डी बोर या नेपियर ने दिया था। तो इन सभी जो है स्फीयर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका ट्रोपोस्फीयर आता है दोस्तों। क्षोभ मंडल वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस क्षोभ मंडल से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है लोवेस्ट मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है वो कौन सी होती है भाई, यहाँ पे क्षोभ मंडल होती है। ट्रोपो का मतलब आपका होता है चेंज, मीन्स परिवर्तन होना यहाँ पे। तो चेंज इन टेम्परेचर, ट्रोपो मीन्स चेंज, और यहाँ पे टेम्परेचर में जो है चेंज इन वेदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज आपका आता है वेदर में जो है चेंज इन वेदर कंडीशन, भाई वेदर जो मौसम की जो कंडीशन है उसमें चेंज आता है। कभी बारिश होती है, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं पर जो है रेनफॉल हो रही है, कहीं पे स्नोफॉल हो रही है। तो इस प्रकार से आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं। तो दोस्तों जो भी आपकी वेदर में जो चेंजमेंट आता है वो कहाँ पे आता है भाई, ट्रोपोस्फेयर में ही आपका आता है। तो चेंज इन वेदर कंडीशन यहाँ पे जो चेंज होती है वो आपका ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन भाई आपका बनता है मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है
ट्रोपोस्फेयर में, इसलिए इसका नाम क्षोभ मंडल आपका पड़ा। तो क्षोभ मंडल का जो है नाम क्षोभ मंडल इसलिए पड़ा भाई क्योंकि यहाँ पे जो मौसमी दशाओं में परिवर्तन आपका होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज़ मोर इफेक्टिव, ग्रीन हाउस गैस आर मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पे जो आपकी पार्थिव जो विकिरण और जो ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो पार्थिव विकिरण हरित जो है ग्रह गैस यहाँ ज़्यादा प्रभावी होती है। हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होगी देन इफेक्ट ऑफ हैवी गैसेस डिक्रीज एंड देन टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज। तो दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो हाइट जब आपकी इंक्रीज होगी तो जो इफ़ेक्ट है जो हैवी गैसेस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हैवीएस्ट जो है वायुमंडल की गैस है, तो जो ये जो भारीपन जो है गैस का ये आपका कम होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और उसके बाद में एंड देन टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज़। ठीक है, जब इनका जो इफेक्टनेस जो आपका हैवीनेस का जो है कम होता है तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे क्या होता है भाई डिक्रीज़ आपका होता चला जाता है। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे ऊंचाई में वृद्धि होने से भारी गैस में कमी आएगी और भारी गैस में कमी आएगी तो टेम्परेचर आपका क्या होता है भाई कम होता है। भारी गैस जो है पार्थिव विकिरणों का विरोध करती है। आपने देखा भाई जो भारी गैस है कौन सी रेडिएशन का विरोध करती है, पार्थिव जो है विकिरण का। अगर हाइट 165 मीटर इंक्रीज़ कर जाती है तो टेम्परेचर में -1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। इसी को नॉर्मल लैप्से रेट जो है NLR कहा जाता है, सामान्य ह्रास दर कहा जाता है भाई इसको। तो यहाँ पे हमने देखा अगर हाइट 165 मीटर आपकी इंक्रीज़ कर जाती है तो टेम्परेचर में -1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी और इसी को नॉर्मल लैप्से रेट जो है NLR जो है सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा ट्रोपोस्फेयर की हाइट 18 मीटर तक इक्वेटर पर और 8 मीटर पोलर रीजन पर पाई जाती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर की भाई हाइट यहाँ पे कितनी होती है भाई, हाइट की बात करें ट्रोपोस्फेयर की दोस्तों तो यहाँ पे इसकी जो हाइट जो इक्वेटर की बात करें जो हमारी विषुवत जो रेखा है वहाँ पर 18 मीटर इसकी जो है ट्रोपोस्फेयर की हाइट पाई जाती है। पोल्स पर जो है 8 मीटर जो है पोलर जो है रीजन पे पाई जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 18 मीटर जो आपका पोलर यहाँ पे जो है इक्वेटर पर और जो 8 मीटर आपकी हाइट पाई जाती है पोलर रीजन पे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा जो है अर्थ है और इसमें जो आप सभी जानते हो दोस्तों ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, और ये हमारे ऊपर नीचे पोल्स है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें करें, ट्रोपोस्फेयर जो है, ट्रोपोस्फेयर दोस्तों जिसको हम क्षोभ मंडल कह रहे हैं, तो ट्रोपोस्फेयर इसमें आइसोलेशन हाइट सूर्य तापन जो है ज़्यादा आपका होता है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, तो सूर्य ताप यहाँ पे ज़्यादा होता है इससे एयर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। एयर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है इंक्रीज़ होता है एंड एयर स्टार्टेड राइजिंग अप। एयर जो है हमारी हवा है वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्या होता है भाई हाइट जो है जो आइसोलेशन हाइट वो आपका क्या होता है भाई, आइसोलेशन क्या होता है हाई होता है, इंसोल्यूशन हाई होता है, सूर्य ताप आपका ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे राइज़ करनी स्टार्ट कर देती है एयर। यहाँ सूर्य ताप ज़्यादा होता है, इससे वायु का ताप बढ़ता है और वायु ऊपर उठने लगती है और अपने साथ जल वाष्प भी लेके जाती है। जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो कंडेंसेशन आपका होता है जिससे बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। तो जितने भी वेदर जो इवेंट होती है वो आपका ट्रोपोस्फेयर में वही आपकी होती है। ऑल वेदर इवेंट कंडक्ट इन ट्रोपोस्फेयर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। तो जितने भी वेदर इवेंट होती है वो सारी आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती है। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं क्योंकि एयर का कन्वेक्शन जो है एयर का जो है संवहन होगा और एयर का कन्वेक्शन इसलिए होता है क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में सूर्य ताप ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई आपका इम्पोर्टेंट। भाई क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है, क्यों होती है भाई, क्योंकि यहाँ पे एयर का कन्वेक्शन जो है संवहन आपका होता है। एयर का कन्वेक्शन इसलिए होता है क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में सूर्य ताप आपका ज़्यादा है। तो ये हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा दोस्तों। और इसके अलावा जो है 5.6 किलोमीटर हाइट पर 50% वायुमंडल पाया जाता है जिसे अर्ध वायुमंडल या फिर सेमी एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है भाई 5.5 किलोमीटर के लगभग 5.6 किलोमीटर हाइट पर 50% वायुमंडल आपका कवर हो जाता है। ठीक है, जिसे अर्ध वायुमंडल जो है भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 0.6 किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर की हाइट जो कि एवरेज हाइट है, इस हाइट पर जो
वायु पर लगने वाला घर्षण बल शून्य हो जाता है। तो फ्रिक्शन जो है बाई माउंटेन्स या बिल्डिंग्स ऑन एयर विल बी ज़ीरो। तो इसे प्लानिटरी बाउंड्री लाइन या फिर BPL कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ सीमा क्या होती है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा आपकी होती है और इससे ऊपरी भाग में संघनन नहीं होता है। तो जो क्षोभ जो आपकी सीमा होता है उससे ऊपर वाले भाग में कभी भी संघनन नहीं होता है और टेम्परेचर में वृद्धि आपकी होने लगती है। क्षोभ सीमा के नीचे बादल आपके बनते हैं, ना कि ऊपर बनते हैं। क्षोभ सीमा के ऊपरी भाग में क्लाउड जेनेसिस, बादलों का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, तो निचले भाग में ही होता है। तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी और हाइट आपकी बढ़ती है भाई, तो टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाता है 165 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जब आपकी जो हाइट बढ़ती है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो क्षोभ सीमा से ऊपर कंडेंसेशन संवहन आपका नहीं होता है, क्योंकि इस सीमा से ऊपर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो आपका नॉर्मल लैप्स रेट जो NLR जो है ज़्यादा कहाँ होगा, तो NLR ज़्यादा आपका होता है इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट मैक्सिमम फाउंड इन ऑन इक्वेटर जो रीजन। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल दोस्तों। ये आपके 18 किलोमीटर हाइट से लेकर 50 किलोमीटर ऊपर हाइट तक भाई आपका समताप मंडल पाई जाती है। तो 18 से 50 किलोमीटर के बीच में आपका समताप मंडल और दोस्तों 18 से जो है 32 किलोमीटर तक ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है। तो ओजोन लेयर आपकी इसी समताप मंडल में पाई जाती है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और पूरा आपका जो समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फीयर आपका जो होता है 18 से 50 किलोमीटर, लेकिन 18 से 32 आपकी भाई ओजोन लेयर पाई जाती है। आल्सो कोल्ड ओजोन स्फीयर, ओजोन मंडल भी इसको कहा जाता है। तो जो 18 से 32 वाला जो एरिया है, ठीक है, हाइट वाला, तो इसमें जो ओजोन मंडल भी इसको हम कह सकते हैं। मैक्सिमम जो ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है 18 से जो है 222 किलोमीटर तक, ठीक है। तो मैक्सिमम ओजोन लेयर जो है आपकी पाई जाती है 1832 किलोमीटर तक। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, ओजोन लेयर UV रेज़ को रिफ्लेक्ट आपकी परावर्तित करती है, UV रेज़ को अब्जॉर्ब जो है भी करती है। तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट काम है ओजोन लेयर का। यहाँ पे O3 जो है इसको हम ओजोन कहेंगे भाई। तो हमारी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन के द्वारा आती है भाई, उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करती है हमारी ये ओजोन लेयर, ठीक है। उसको अब्जॉर्ब भी कर लेती है और उसको रिफ्लेक्ट भी करती है। तो UV रेज़ अब्जॉर्ब करती है जो रेडिएशंस को। टेम्परेचर हमारा क्या होगा, तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो बादलों का निर्माण नहीं होगा, और यहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं होगा तो भाई इसी वजह से इस मंडल में वायुयान आपके उड़ाए जाते हैं, ठीक है। तो बादलों का निर्माण नहीं होगा तो यहाँ पर इसी वजह से जो है आपके इस मंडल में जो आपका समताप मंडल है उसमें आपके वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट है भाई, कौन से मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं ये आपको पता चल गया होगा दोस्तों। अगला यहाँ पे जो ओजोन लेयर है इसको चैंपमैन लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन में हाइट पर यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे हो तो O नेगेटिव प्लस O नेगेटिव यहाँ पे जिसको सिंगल जो O होता है इसको नेस्केंट ऑक्सीजन जो है, नवजात ऑक्सीजन इसको बोला जाता है। तो जो नेस्केंट जो ऑक्सीजन है, नवजात जो ऑक्सीजन है, उसको पौने ध्रुवों पर ले जाती है, ठीक है। तो इसको कहाँ पे जो है ले जाती है, पौने इसको ध्रुवों पर, और वहाँ पर नेस्केंट ऑक्सीजन के साथ जुड़कर O3 यहाँ पे ओजोन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आपका ओजोन बनता है। तो दोस्तों वायुमंडल जो आपके वायुयान आपके उड़ते हैं समताप मंडल में। दूसरा यहाँ पे जो आपका मेसोस्फीयर मध्य मंडल है, यह कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है भाई। तो वायुमंडल की सबसे जो कोल्डेस्ट लेयर ये आपकी है मध्य मंडल, और ये प्रोडक्शन लेयर ऑफ अर्थ बाय मेटेरियर्स। तो यह पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है, यह उल्कापिंड को रोकती है भाई। तो इम्पोर्टेंट है भाई, मध्य मंडल है वो सुरक्षा कवच का जो है काम करती है। जो भी आपके भाई उल्कापिंड वगैरह आते हैं उनको रोकने का काम जो है मेसोस्फीयर का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कि जो प्री
कैम्ब्रियन जो इरा है, प्री कैम्ब्रियन युग में वोल्केनिज्म हुआ आप सभी ने देखा, और जल वाष्प की कुछ मात्रा मध्य मंडल में आपकी पहुंच गई। तो यहाँ पे इससे विशेष प्रकार के यहाँ पे बादल का निर्माण हुआ, जिसे भाई नोक्टिलूसेंट क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, तो नोक्टिलूसेंट क्लाउड किसे कहा जाता है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्री कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ, वोल्केनिज्म जब हुआ और जलवाष्प की कुछ मात्रा मध्यमंडल में पहुंच गई, तो इससे विशेष प्रकार के भाई आपके यहाँ पे बादल बने जलवाष्प के द्वारा, और इसे भाई नोक्टिलूसेंट क्लाउड इनको कहा जाता है। अगला जो स्फीयर है दोस्तों हमारी थर्मोस्फीयर है, तापमंडल इसको हम कहेंगे। टेम्परेचर इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, यह तापमान में लगातार वृद्धि यहाँ पे होती है। ठीक है, तो थर्मोस्फीयर है उसमें टेम्परेचर है भाई कंटिन्यूसली, लगातार जो है इसमें टेम्परेचर में वृद्धि होती है। अगला यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑफ गैसेस नॉट बैलेंस, यहाँ गैसों का मिश्रण जो है समान नहीं होता है। तो जो तापमंडल होता है आपका, थर्मोस जो स्फीयर होता है भाई, ठीक है, तापमंडल आपका अलग है, समतापमंडल अलग है। तो यहाँ पे जो दोस्तों थर्मोस्फीयर है, यहाँ पे जो गैसेस का जो मिक्सचर है नॉट बैलेंस नहीं होता है, गैसों का मिश्रण समान नहीं होता है, तो इसे हेट्रोस्फीयर जो है मंडल भी कहा जाता है। तो इसको विषम मंडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस का जो मिक्सचर है वो बैलेंस नहीं है। तो इस जो थर्मोस्फीयर को भाई हम हेट्रोस्फीयर भी कह देते हैं, विषम मंडल भी कह देते हैं। और इसी में आइनोस्फीयर जो है आपका और एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल आपके आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो थर्मोस्फीयर है उसी में ही आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर दोनों आते हैं। आइनोस्फीयर जो है ये 80 से लेकर 640 किलोमीटर हाइट तक आपका होता है, और जो 640 से लेकर 10,000 किलोमीटर की हाइट के बीच में आपका एक्सोस्फीयर जो है बहिर्मंडल आपका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हम आयन मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आयन मंडल है, इसकी हाइट 80 से लेकर 640 किलोमीटर होती है। यहाँ गैसेज आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, तो इसमें गैसों के परतों के रूप में जो है गैस जो है परतों के रूप में पाई जाती है। तो जो आयन मंडल है उसमें गैस कैसे पाई जाती है भाई, परतों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, लेयर्स के रूप में पाई जाती है। तो सन रे आयोनाइज द गैसेज, तो सूर्य की किरणें क्या करती हैं, गैसों का आयनीकरण करती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन गैस है, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट देन नाइट्रोजन गैस आयोनाइज एंड फॉर्म लेयर कॉल्ड कैनल हैवीसाइड लेयर। तो कैनली हैवीसाइड जो है परत का निर्माण इसने किया। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो नाइट्रोजन गैस है, जब व्हेन यूवी रेडिएशन इंसिडेंट देन नाइट्रोजन गैस आयनाइज, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस के ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ी तो ये आयनाइज होगा, और क्या कहा जाता है भाई फिर इसने जो फॉर्म किया लेयर, एक लेयर फॉर्म की, जिसको हम कहते हैं कैनली हैवीसाइड लेयर। तो आइनोस्फीयर के सबसे निचले पार्ट में नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे हैवी आपकी होती है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आइनो जो स्फीयर होता है उसके सबसे निचले पार्ट में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे हैवी आपकी होती है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट वेव, यहाँ पे ट्रैवल डिस्टेंस मोर, शॉर्ट वेव होगी तो भाई वो डिस्टेंस ट्रैवल मोर करेगी, लॉन्ग जो है वेव होगी तो कम करेगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो पराबैंगनी किरणें नाइट्रोजन गैस का आयनीकरण करती है, जो यूवी रेडिएशन है वो नाइट्रोजन गैस का आयनीकरण करती है। इसके आयनाइजेशन से जो लेयर बनती है उसे ई लेयर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस का जो आयनाइजेशन होता है उससे भाई आपकी एक लेयर बनती है जिसको ई लेयर कहते हैं। ये जो रेज से दिन में प्रभावी होती हैं, ठीक है भाई, और आइनोस्फीयर है उसमें रेडियो वेव रिफ्लेक्ट जो है आपकी होती है। तो यहाँ पर लॉन्ग वेव रेडियो और सिग्नल आपकी छोटी दूरी की संचार वाले रेडियो स्टेशन स्थापित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आइनोस्फीयर है उसमें रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे लॉन्ग वेव रेडियो सिग्नल जो आपके छोटी दूरी की संचार वाले रेडियो स्टेशन आपके स्थापित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एफ लेयर, इसे क्या कहा जाता है भाई, इसे एप्लेटन भी जो है कहा जाता है, एप्लेटन परत। तो एफ लेयर है इसको एप्लेटन परत कहा जाता है, आल्सो कोल्ड एप्लेटन लेयर व्हेन गामा रे इंसिडेंट ऑन ऑक्सीजन देन दे आर फाउंड। तो दोस्तों यहाँ पे एफ लेयर जो आपकी कम बनती है जब ऑक्सीजन पर गामा किरणें प्रभावी होती है। ठीक है,
तो ऑक्सीजन पर जब गामा किरणें इंसिडेंट करती है तो यहाँ पे एफ लेयर बनती है। ये नाइट में आपकी इफ़ेक्टिव होती है। ये शॉर्ट वेव रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है, लघु तरंगीय विकिरण को परावर्तित करती है ये। और यहाँ पर लंबी दूरी के संचार स्टेशन स्थापित किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे आइनोस्फीयर में। ठीक है, एक आपकी होती है यहाँ पे जी लेयर। तो यहाँ पे दोस्तों जी लेयर के बारे में हम देख लेते हैं। तो एफ लेयर आपका हो चुका। तो एफ लेयर इसे एप्लेटन परत कहा जाता है। ठीक है, और आल्सो कोल्ड एप्लेटन लेयर व्हेन गामा रे इंसिडेंट ऑन ऑक्सीजन दे आर फॉर्म। और नाइट में इफ़ेक्टिव होती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है और यहाँ पर लंबी दूरी के संचार स्टेशन स्थापित करती है। जबकि जो जी लेयर है परमानेंट लेयर है, स्थायी सतह है, इसमें उपग्रह आपके स्थापित किए जाते हैं। तो सैटेलाइट फिक्स इन दिस लेयर। तो कौन से लेयर में भाई आपके सैटेलाइट होते हैं, भाई उपग्रह कौन से जो है लेयर में स्थापित किए जाते हैं? तो ये परमानेंट जो लेयर आपकी होती है जी लेयर, इसमें उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अगला जो सबसे लास्ट वाला दोस्तों हमारा स्फीयर है एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल 640 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक का जो हाइट है उसके दौरान ये पाया जाता है, या हाइड्रोजन गैस आपकी पाई जाती है भाई। तो एक्सोस्फीयर में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। इस लेयर में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो आपका भू केंद्रीय उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ स्थापित किए जाते हैं? एक्सोस्फीयर में। जबकि दोस्तों यहाँ पे हमने देखा जो आपके जी लेयर में भी आपके जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगला जो है इम्पोर्टेंट है, ट्रोपोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर मुख्य रूप से किससे कारण होता है? तो ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण आपका होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगला है आयनो इंसोलेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है इंसोलेशन, सूर्य ताप। तो ये जो टॉपिक हम भाई अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इंसोलेशन वाला। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।